जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के कंप्लीट थ्योरी की। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास भी हम लोगों का मैराथन होगा और 1 घंटा 40 मिनट के अंदर हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर का जो भी कंसेप्ट है उन सारे को समझ लेंगे। और यकीन मानिए कि इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद वर्क एनर्जी एंड पावर से संबंधित चाहे आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाए या फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, मेरे ख्याल से आप उन सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। साथ ही आप में से बहुत सारे मित्रों का ये भी कहना होगा कि गुरुजी पीछे तो हम लोग का प्लांट मॉर्फोलॉजी का क्लास छूटा हुआ है और पीरियोडिक टेबल आपने आधा कराया है और आधा बचा हुआ है। तो मेरे मित्र, कल से हम लोग यानी कि 20 जनवरी 2022 से YouTube पे 2 सेशन देखेंगे, जिसमें हमारा यूथ साइंस का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे चल रहा था वो चलेगा और साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल का बचा हुआ पोर्शन है वो हो जाएगा। तो कल जो हम लोग लेक्चर देखेंगे उसमें एक लेक्चर प्लांट मॉर्फोलॉजी का होगा और एक लेक्चर आपका केमिस्ट्री का जो पीरियोडिक टेबल का बचा हुआ पार्ट है उसके क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। बाकी अदर डेज भी आपको 2 वीडियो लेक्चर मिलेंगे जहाँ पे हम लोग जो बचे हुए न्यूमेरिकल का भाग है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी पेशेंस नहीं खोएंगे। आपकी जितनी भी क्लासेस बची हुई है मैं पूरे ईमानदारी और शिद्दत के साथ यूट्यूब पे डाल दूंगा ताकि आप सबों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग 25 क्वेश्चन का 20 सेट भी करेंगे और वो 20 सेट हम लोग लगातार करेंगे और ये हम लोग एग्जाम से 20 दिन पहले करेंगे ताकि आपका जो साइंस में कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप हो पाए और आप जब एग्जाम में बैठो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। बहरहाल आज के इस सेशन में हम लोग बात करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर की। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आइए दोस्तों, पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कार्ज की, वर्क की। जी हाँ, आप लोग हेडिंग दीजिएगा वर्क, कार्ज। अच्छा, आप लोग बताइए, थोड़ा सा अपने मन में सोचिए कि आप फिजिक्स में वर्क को कैसे देखते हैं, फिजिक्स में कार्ज को कैसे समझते हैं। ये आपका हंसना, रोना, मुस्कुराना हिंदी ग्रामर वाला कार्ज नहीं है, क्योंकि हिंदी ग्रामर में हम लोग, हिंदी व्याकरण में हम लोग क्रिया पढ़ते हैं और क्रिया के बारे में क्या कहते हैं सर, कि किसी भी शब्द के पीछे अगर ना लगा हुआ रहता है, जैसे कि रोना, मुस्कुराना, सोना, टहलना, घूमना, तो हम लोग कहते हैं कि ये वर्ब है, क्रिया है। तो उस क्रिया को, उस काम को यहाँ पे मत जोड़िएगा, क्योंकि उसका कंसेप्ट अलग है और इसका कंसेप्ट अलग है। मित्रों, जब आप फिजिक्स में वर्क की बात करते हो, कार्ज की बात करते हो, तो आप सीधे सीधे क्या कहते हो कि सर किसी वस्तु पर बल लगाने के उपरांत जो वस्तु में विस्थापन क्या होता है, उत्पन्न होता है, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्ज कहते हैं। तब आपके मन में सवाल उठेगा कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वो वस्तु थोड़ा भी विस्थापित नहीं हो रही है, मतलब कि वस्तु में कोई भी विस्थापन उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो क्या कार्ज माना जाएगा? जी नहीं। जब वस्तु में विस्थापन उत्पन्न हो ही नहीं रहा है तब हम लोग साइंस के भाषा में उसको वर्क नहीं बोलते हैं, कार्ज नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग वर्क की बात करते हैं तो सीधे सीधे क्या कहते हैं कि किसी वस्तु पर लगा हुआ बल, किसी वस्तु पर लगा हुआ बल तथा बल के लगने से उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को तथा बल के लगने से उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को वस्तु द्वारा किया गया कार्य कहते हैं। वस्तु द्वारा या व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कहते हैं, किया गया कार्य कहते हैं, वर्क कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि साइंस के भाषा में जब तक किसी वस्तु में विस्थापन नहीं उत्पन्न होगा हम ये नहीं कह सकते कि उस पर कार्य हो रहा है। विस्थापन उत्पन्न होगा तब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ सर उस पर कार्य हो रहा है। और मैंने वही बात लिखा है कि किसी वस्तु पर लगा हुआ बल, किसी वस्तु पर जो हम बल लगाएंगे और उस बल के लगने से जो विस्थापन उत्पन्न होगा, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे सर, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य कहेंगे या व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कहेंगे।
आप कहेंगे कि सर नहीं समझे। अच्छा, एक सिंपल सा लॉजिकली आप लोग बचपन से इस चीज़ को देखते आ रहे होंगे, पढ़ते आ रहे होंगे। क्या सर? कि मान लीजिए कि कोई 50 केजी का बोझा उठा करके कोई लड़का खड़ा है एक जगह पे, और वो उस जगह पे 4 घंटा तक खड़ा है, तो क्या वो कोई कार्य कर रहा है? आप कहेंगे सर नहीं कार्य कर रहा है। क्यों नहीं कार्य कर रहा है? क्योंकि वो बोझा उठा करके वहाँ पे खड़ा है, वो मूव तो नहीं कर रहा है, अपने स्थान में परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, उसके स्थान में परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, मतलब एक जगह से वो दूसरे जगह नहीं जा रहा है, विस्थापित नहीं हो रहा है। तो क्या फ़ायदा? जब हम किसी वस्तु को उठा करके ऐसे रखें तो जाहिर सी बात है कि हम एक बल लगाएंगे ऊपर की ओर। हम कह रहे हैं कि वस्तु पे बल लग रहा है, लेकिन वस्तु है क्या मेरा? वो तो मेरे सर पे ही है ना, वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन हो रहा है? आप कहेंगे सर नहीं हो रहा है। तो मतलब अगर कोई आदमी सर पे 50 केजी का बोझा उठा के सिर्फ खड़ा है तो हम लोग कहते हैं वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। क्या कहते हैं सर? हम लोग कहते हैं कि वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। हाँ, अगर वही इंसान बोझा उठा करके एक जगह से दूसरे जगह चले जाए तो हम लोग कहते हैं साइंस के भाषा में कि सर कार्य हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर कि किसी वस्तु पर लगा हुआ बल तथा बल के लगने से जो विस्थापन उत्पन्न होता है, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, वर्क कहते हैं। ध्यान में रखेंगे मित्र कि वर्क को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग इसके लिए क्या कहते हैं? फार्मूला कि सर वर्क इक्वल टू, अभी आपने जस्ट बोला कि किसी वस्तु पर लगा हुआ बल और उस बल के लगने से जो विस्थापन उत्पन्न होगा, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं सर? कार्य कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि आप इसको W इक्वल्स टू FS भी लिखते हैं, FS भी लिखते हैं। बल के लिए हम लोग F का यूज करते हैं, ये बल का सिंबल है, और ये विस्थापन है तो हम लोग इसको S बोलते हैं। या यही चीज़ आपका कहीं पे W इक्वल्स टू F इंटू D के रूप में भी मिलता है। यहाँ पे भी D का सेंस किससे लिया जाता है? विस्थापन से लिया जाता है। तो आप क्या कहेंगे सर कि किसी वस्तु पर लगा हुआ बल और उस बल के लगने से जो उसमें विस्थापन उत्पन्न होती है, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु द्वारा किया गया कार्य कहते हैं, वस्तु द्वारा किया गया वर्क डन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि फार्मूला क्या हो जाएगा आपका कार्य के लिए? W इक्वल्स टू FS। क्या हो जाएगा सर? W इक्वल्स टू FS, बल गुना विस्थापन। अब यहाँ पे पहला सवाल उठता है कि सर इसका यूनिट क्या होगा? कार्य का यूनिट क्या होगा? तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि हमने अभी यहाँ पे W इक्वल्स टू FS लिखा है, तो W इक्वल्स टू हम लोग कह सकते हैं कि सर फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है सर? न्यूटन होता है। और यहाँ पे हम विस्थापन की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? तो आप कहेंगे सर मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर जो है ये आपका किसका यूनिट है सर? तो ये कार्य का यूनिट है। किसका यूनिट है? कार्य का यूनिट है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि कार्य का यूनिट क्या होता है सर? न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर। अब आप कहेंगे कि चलिए सर ठीक है, W इक्वल टू FS होता है और आपने लिखा कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और विस्थापन का मीटर होता है, तो दोनों गुना के फॉर्म में है तो हम न्यूटन मीटर कह सकते हैं। दोस्तों ध्यान में रखेंगे कि न्यूटन मीटर को ही क्या बोला जाता है सर? जूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जूल बोला जाता है। और हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? J से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? J से। अब मेरे मित्र आपको यहाँ से भी एक सवाल पूछा जाता है, क्या कि सर 1 जूल क्या होता है? आपसे क्या सवाल पूछा जाता है कि सर 1 जूल क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे सर कि अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न हो जाए। ध्यान में रखिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपसे कि सर अगर कभी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि 1 जूल क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि किसी वस्तु पर अगर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और वस्तु में कितना मीटर का विस्थापन उत्पन्न हो सर? 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से वस्तु में 1 मीटर की विस्थापन उत्पन्न होती है, तो उस पे हम लोग क्या कहते हैं कि इस पे किया गया कार्य कितना होगा? 1 जूल होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर 1 जूल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? 1 जूल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं?
1 न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अब ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में कभी कभी आपसे क्या पूछा जाता है सर, वर्क का डायमेंशन फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल ही आसान है, मैंने कई बार आपको बताया है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाला जाता है। तो मेरे मित्र आप कहेंगे कि सर अगर यूनिट पता रहेगा तो फार्मूला आराम से निकल जाएगा, और अगर डायमेंशन फार्मूला पता रहेगा तो हमको उसका यूनिट निकल जाएगा। तो मेरे मित्र अभी आपको कार्य का यूनिट तो पता है कि सर कार्य का यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कार्य का यूनिट न्यूटन मीटर होता है। मेरे मित्र ये बताओ कि न्यूटन के लिए हम लोग डायमेंशन फार्मूला क्या लेते हैं, तो mL/-2 लेते हैं, और यहाँ पे गुना में है, ये मीटर है तो किसके लिए सर? लंबाई के लिए। तो हम लोग क्या कहते हैं सर, mL/-2 इंटू आपका क्या हो गया सर? L हो गया। अब ध्यान रखेंगे कि m और ये L और L क्या है, दोनों का बेस समान है, तो इस पे जो पावर होगा वो जुट जाएगा। तो mL²T⁻², क्या हो जाएगा सर? mL²T⁻², किसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा? तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, कार्य का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्जाम में या तो कभी आपको ये फार्मूला पूछ लिया जाता है कि कार्य कैसे निकलेगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 जूल बराबर होता है तो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, या फिर आपसे कभी कार्य का डायमेंशन फार्मूला पूछ लिया जाता है तो आप कहेंगे mL²T⁻²। तो ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट हो जाता है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप कार्य को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप ये कभी नहीं कहेंगे कि अगर कोई 40 केजी का सामान अपने सर पे उठाए हुए है और एक जगह पे खड़ा है तो वो कार्य कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि कार्य आपका तभी संपन्न माना जाएगा जब वस्तु पर बल लगे और वस्तु क्या हो, अपना जगह परिवर्तन कर दे। साइंस के भाषा में तभी हम कार्य बोलते हैं, अदरवाइज कार्य नहीं बोलते। सो इसीलिए हमने यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या लिखा कि सर किसी वस्तु पर लगा हुआ बल तथा बल के लगने से जो विस्थापन उत्पन्न होता है, तो बल और विस्थापन दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं सर? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कि सर क्या कार्य को हम किसी और रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? जी हाँ सर, और रूप में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हम लोग क्या कहते हैं कि किसी वस्तु पर जो बल लग रहा है और जो वस्तु में बल लगने के उपरांत विस्थापन हो रहा है, तो अगर बल और विस्थापन के बीच में कोई एंगल बन रहा हो तब उस स्थिति में कार्य क्या होगा। दोस्तों ये भी आपका एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो पहले इसको इरेज करते हैं फिर आगे की चीज़ को डिस्कस करते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कि जब विस्थापन एवं बल के बीच में सर, जब विस्थापन एवं बल के बीच कोण बन रहा हो, क्या बन रहा हो सर? कोण बन रहा हो, तब कार्य कैसे होगा? तब कार्य इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नहीं है आपका, बस एक कंसेप्ट है, इसको समझना है। कह रहा है कि जब विस्थापन एवं बल के बीच कोण बन रहा हो, अभी आप क्या देख रहे थे कि जैसे ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे आप बल लगाए इधर से, तो जाहिर सी बात है कि इधर से हम बल लगा रहे हैं तो ये वस्तु भी क्या होगा? बल की दिशा में ही विस्थापित होगा, बल की दिशा में ही विस्थापित होगा, मतलब वो भी सीधे आगे की ओर बढ़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि सर विस्थापन जो उत्पन्न हो रहा है वो बल के डायरेक्शन में हो रहा है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब विस्थापन और बल के बीच में कोण बन रहा हो तब आप कहेंगे कि सर ये कैसा सिचुएशन होगा। तो ध्यान में रखिए कि जैसे एक नॉर्मल सिचुएशन आप समझिए कि ये आपका एक कोई लकड़ी का गट्ठर है और आप क्या कर रहे हो सर कि यहाँ से आप कोई हुक लगाए और आप इसको इधर खींच रहे हो। आप क्या कर रहे हो सर? इधर खींच रहे हो। तो जब आप इधर खींचोगे तो जाहिर सी बात है कि ये आपका इधर आएगा। ये क्या होगा सर? आप अगर इसको ऊपर की ओर खींचोगे तो ये तो इधर ही आएगा ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो बल और विस्थापन के बीच में क्या हो रहा है सर? एंगल बन रहा है। आप कहेंगे सर ये एग्जाम्पल पल्ले ना पड़ा, समझ में ना आया, कोई बात नहीं है। जैसे कि आप इसको समझने के लिए ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई आपका आनत तल है जिसको हम लोग इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, लुढ़का हुआ सतह,
क्या है सर, लुढ़का हुआ सतह है। ये आपका कोई लुढ़का हुआ सतह है ए, बी और सी। यहाँ पे आपका कोई लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है। यहाँ पे लकड़ी का क्या रखा हुआ है सर, कोई टुकड़ा रखा हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर ये इंक्लाइन प्लेन पे है, इसीलिए क्या होगा सर, सीधे ये यहाँ पे चला आएगा, नीचे आएगा, ये सीधे क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि सर ये यहाँ से यहाँ तक जो आएगा तो यही इसका क्या होगा सर, विस्थापन होगा। क्या होगा सर, विस्थापन होगा। अब आप कहेंगे कि सर इसके बीच में एंगल कैसे बनेगा। मेरे मित्र, अभी जस्ट हम लोग पीछे के सेक्शन में देखा था कि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु जो है अगर वो इंक्लाइन प्लेन या कुछ ऊंचाई पर रखा हुआ रहता है तो उस पर हमेशा एक बल क्या होता है सर, पृथ्वी की ओर लगते रहता है। आप कहेंगे सर हमेशा बल लगते रहता है। मेरे मित्र, आप कहते हो ना कि सर कोई भी वस्तु जब एक ऊंचाई पर होती है तो पृथ्वी उसको अपने एक निश्चित गुरुत्वीय त्वरण से क्या कर रही होती है, खींच रही होती है। तो कोई भी जो वस्तु होती है तो उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, और जब पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है तो हम लोग क्या कहते हैं सर कि उस वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, भार होता है। और हम कहते हैं कि भार तो एक प्रकार का बल है। भार आपका क्या है, एक प्रकार का बल है। मतलब ये हुआ कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है या जब कोई वस्तु एक ऊंचाई पर रहती है, जब कोई वस्तु क्या होती है सर कि एक ऊंचाई पर रहती है तो हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी उसको उसके भार के बराबर बल से अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी क्या करती है सर, उसको अपने भार के बराबर बल से अपनी ओर खींचती है। तो मेरे मित्र, आपका इस इंक्लाइन प्लेन पे ये आपका लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, तो इसके नीचे जस्ट एक बल तो लग रहा है ना, mg, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, भार कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भार। और हम लोग क्या कहते हैं सर कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को उसके भार के बराबर बल से क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये आपका है क्या, बल ही है। तो देखिए कि बल आपका किधर लग रहा है सर, नीचे की ओर लग रहा है। बल आपका क्या हो रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, जबकि विस्थापन आपका कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। आप देखो कि बल और विस्थापन के बीच में क्या कुछ एंगल बन रहा है सर, ऑब्वियसली एंगल बन रहा है। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे कि जब विस्थापन और बल के बीच कोण बन रहा हो तब कार्य क्या होगा। तब हम लोग मेरे मित्र क्या कहते हैं, तब जो कार्य होगा वो W = Fs क्या होगा, cos थीटा होगा। W = क्या होगा, Fs cos थीटा होगा। ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है और इस पे बहुत सारे सवाल भी बनते हैं। क्या कि जब विस्थापन और बल के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल बन रहा हो तब जो आपका कार्य होगा, वर्क होगा, वो क्या हो जाएगा, W = बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे सर, cos थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, cos थीटा। अब आप कहेंगे कि सर जब यहाँ पे हम cos थीटा लगा देंगे तो cos थीटा का तो वैल्यू अलग अलग होता है। जी हाँ सर, cos थीटा का वैल्यू अलग अलग होता है और इसी cos थीटा के वैल्यू के आधार पर और इसी विस्थापन और बल के बीच में कोण बनने के आधार पर हम लोग क्या कहते हैं सर कि जो बल कार्य होता है आपका वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कहाँ से होने लगा। तो ध्यान में रखिए कि आप सबों को मालूम है मेरे मित्र कि cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहते हो सर 1 होता है। अच्छा, cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहते हो सर 0 होता है। अच्छा, cos 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहते हो सर -1 होता है। क्या कहते हो, -1 होता है। तो ये आपके 3 बेसिक कंडीशन हैं। ये क्या है, 3 बेसिक कंडीशन है मेरे मित्र। आप इसको सॉल्व कीजिए ना खुद ही, आपको पता चल जाएगा। क्या कि जब हम W = Fs cos थीटा कहते हैं और Fs cos थीटा में अगर cos मेरा क्या हो कि जब 0 डिग्री हो, cos मेरा क्या हो सर 0 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पे Fs cos थीटा कहेंगे और cos मेरा 0 डिग्री है तो Fs और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो हम लोग क्या कहते हैं W = क्या हो जाएगा, Fs हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा इस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे सर कि जो वस्तु पर बल लग रहा है और उसके लगने से जो विस्थापन उत्पन्न हो रहा है वो क्या है सर, बल की दिशा में है। क्या है सर, बल की दिशा में। जैसे कि हमने बात करा कि सर यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका कोई लकड़ी का घुटका है और आपने इस पे F बल लगाया और ये क्या हुआ सर, आपका ये S डिस्प्लेसमेंट कवर किया या ये विस्थापित हो गया यहाँ से यहाँ तक।
तो जब ये यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो गया तो आप बल इधर लगा रहे हो और बल के दिशा में ही विस्थापन हो रहा है। तो जब बल के दिशा में विस्थापन हो रहा है मतलब यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है? नहीं एंगल बन रहा है। तो हमने क्या कहा कि जब किसी वस्तु पर बल लगे और बल के दिशा में वस्तु में विस्थापन उत्पन्न हो तब जो कार्य होगा वो क्या होगा सर? धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि मैक्सिमम होगा, महत्तम होगा। क्या? कि जब किसी वस्तु पर लगा हुआ बल क्या हो? F हो और उसके द्वारा तय की गई विस्थापन S हो और ये जो विस्थापन हो वो बल के दिशा में हो तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा और क्या होगा सर? अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। अब बात आती है कि सर जब cos थीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला को रहने दीजिए। आप कहते हैं कि जब सर cos 90 डिग्री हो जाएगा तब तो वैल्यू 0 हो जाएगा। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर कैसे हो जाएगा 0? तो मेरे मित्र आप कहते हैं W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो भाई आप cos थीटा का वैल्यू आप यहाँ पे रखिए ना, W एफ एस इंटू 0 के साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या कहेंगे सर? 0 ही होगा। मतलब कार्य आपका क्या हो जा रहा है सर? 0 हो जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि जब आपका बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, बल और विस्थापन के बीच में क्या हो रहा हो सर? 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, तब जो आपके द्वारा किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? 0 होगा, शून्य माना जाएगा। क्या होगा सर? 0 होगा और शून्य माना जाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि जब आपका cos थीटा क्या हो जाए सर? cos थीटा 180 डिग्री हो जाए तो आप कहेंगे फिर से सर W इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एस cos थीटा। तो मेरे मित्र यहाँ पे W इक्वल्स टू हम एफ एस cos थीटा का वैल्यू -1 रख दें तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -fs हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? -fs हो जाएगा। मतलब क्या कि जब आपका क्या हो कि बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा हो, बल और विस्थापन के बीच में क्या हो रहा हो सर? 180 डिग्री का कोण बन रहा हो, तब उस सिचुएशन में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। और हम लोग क्या कहते हैं सर? और हम लोग क्या कहते हैं कि सर कहते हैं कि कार्य जो होगा वो न्यूनतम होगा, वर्क जो होगा क्या होगा? न्यूनतम होगा। अब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि कार्य जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब तो यही ना हुआ। आप कह रहे हैं कि W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा होता है, मतलब आप कह रहे हैं कि जब बल और विस्थापन के बीच में कोण बन रहा हो तब हम लोग W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? एफ एस कॉस थीटा कहेंगे। और आपने बोला कि 3 कंडीशन होता है। क्या? विस्थापन और बल के बीच में कोई आपका एंगल ही ना बन रहा हो, मतलब cos 0 डिग्री हो, तब आप कहेंगे कि कार्य आपका पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होगा, जब किसी वस्तु का विस्थापन किसकी दिशा में होगा? बल की दिशा में होगा, तब उसके वहां पर जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा सर? पॉजिटिव होगा। और जब किसी वस्तु पर बल लगाने से जो विस्थापन उत्पन्न होगा वो अगर विपरीत दिशा में होगा तब हम लोग कहेंगे कि उसके द्वारा किया गया कार्य होगा वो क्या होगा सर? ऋणात्मक होगा। और जब किसी वस्तु पर बल जो है वो परपेंडिकुलर लग रहा हो तब हम लोग क्या कहेंगे कि उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा सर? 0 होगा। अच्छा देखिए, इसका आप एक एग्जाम्पल पोर्टर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि आप प्लेटफॉर्म पे कुल्ली को देखते होंगे, तो कुल्ली जब आपका सामान उठा करके अपने सर पे लेकर के जाता है और वो अर्थ पे चल रहा होता, प्लेटफॉर्म पे चल रहा होता, तो हम कहते हैं कि सर वो अपने सामान पे वो क्या कर रहा है? ऐसे करके सामान उठाता है, तो सर वो सामान पे एक बल लगा रहा है। और सामान पे जो बल लगा रहा है तो क्या आपका सामान हस्तांतरित हो जा रहा है उस जगह से? जी नहीं सर, हस्तांतरित नहीं हो रहा है। और कुल्ली जब वो प्लेटफॉर्म पर क्षैतिज तल पे चल रहा है तब उसके द्वारा कोई कार्य नहीं होता। तब आप कहेंगे कि उसको पैसा काहे देते हैं? भाई वो वजन उठाता है, आपका परेशानी दूर करता है। हम साइंस के भाषा में कह रहे हैं कि जब कोई कुल्ली बोझा उठा करके प्लेटफॉर्म पे चलता है तो उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। हम लोग क्या कह रहे हैं कि बल जो है वो क्या हो रहा है सर? एक लंबवत डायरेक्शन में लग रहा है। बल क्या हो रहा है सर? एक लंबवत डायरेक्शन में लग रहा है।
तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब किसी भी वस्तु पर बल जो है वो परपेंडिकुलर लगे, लंबवत लगे, तब उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। हाँ, अब आते हैं उसी कुल्ली पे हम फिर से रिटर्न, कहते हैं कि जब वही कुल्ली बोझा उठा करके किसी सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तो सीढ़ी तो सर आपका इस तरह से होता है, सीढ़ी आपका इस तरह से होता है। तो सर जब वो कोई कुल्ली है, मान लीजिए ये आपका सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तो ये जब चढ़ेगा तो मान लीजिए ये बोझा यहाँ था, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, बड़ा कंफ्यूज होता है लोग इसमें। तो ये बोझा आपका मान लीजिए कि पहले सीढ़ी पे थे आप, तो कुल्ली के सर पे ये बोझा था, आप दूसरे सीढ़ी पे गए, कुल्ली आपका दूसरे सीढ़ी पे गया, तो यहाँ पे आया। तो अब देखिए कि ये बोझा कहाँ आ गया सर, यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब बोझा में क्या हो रहा है सर, जो लोड है ऊपर में सर उसमें विस्थापन हो रहा है। तब जब हम लोग कहते हैं सर क्या इसके बारे में, कि जब कुल्ली प्लेटफॉर्म पे बोझा उठा के चल रहा होता है तो कोई कार्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा लोड के ऊपर में एक परपेंडिकुलर बल लगा रहा है। लेकिन वही कुल्ली जब आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरा प्लेटफॉर्म चेंज करना होता है, तो कुल्ली जब सीढ़ी पर चढ़ता है, कुल्ली क्या होता है सर, सीढ़ी पर चढ़ता है। मान लीजिए कि ये पहला सीढ़ी पे यहाँ था और दूसरा सीढ़ी पे ऐसे चढ़ा, इसका जो लोड है वो यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब लोड विस्थापित हो रहा है। तो जब वो सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तब हम लोग कह रहे हैं कि उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, धनात्मक माना जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि जब वो सीढ़ी से नीचे उतरता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सीढ़ी पे चढ़ेगा ही, जब वो सीढ़ी से नीचे उतरेगा, जब वो सीढ़ी से क्या होगा सर, नीचे उतरेगा और अपने सर पे बोझा रखे हुए, लोड रखे हुए, तब जो कार्य होगा वो क्या होगा सर, ऋणात्मक होगा। तब जो कार्य होगा वो क्या होगा सर, ऋणात्मक होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपको कार्य के बारे में ये फॉर्मूला और W = Fs और ये सारे कंडीशन याद रहते हैं, तो आप इससे संबंधित और इस फॉर्मूला से संबंधित जो कुछ भी क्वेश्चन आपको मिलेगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वर्क को आप अच्छे से समझ पाए होंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जहां भी, उसको अब आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं पावर की। अच्छा, आप पावर से क्या समझते हैं? आप लोग बहुत पावर बोलते होंगे, आम बोलचाल के भाषा में भी इसको आप सुनते होंगे। तो पावर को हम लोग कहते हैं सर शक्ति से। बहुत सारे लोग अपना पावर दिखाते हैं, पैसा का, रुतबा का, जमींदारी का, बहुत सारे चीज़ का। तो ये शक्ति आखिर होता क्या है? साइंस में हम लोग पावर को किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो दोस्तों हम लोग साइंस में जब पावर की बात करते हैं तो सिंपल कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है, अगर उस कार्य की तुलना हम समय के साथ करते हैं, तब वहाँ पे जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसी को पावर कह रहे हैं। मतलब आप सीधे सीधे कह सकते हो क्या, कि अगर किसी व्यक्ति के कार्य की तुलना समय से कर रहे हैं, तब यहाँ पे जो उस व्यक्ति के कार्य के लिए जो हम नोटेशन यूज करेंगे या जो वर्ड यूज़ करेंगे वो क्या कहेंगे सर, पावर कहेंगे। अब आप कहिएगा कि सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा ये चीज़। ऐसे सोचिए इसको कि मान लीजिए कि आपके सर्कल में 5 लड़का है, आप 5 दोस्त हैं, और उस 5 दोस्त का जो पढ़ने का क्षमता है वो अलग अलग है। कोई 4 घंटा बैठ करके कंटिन्यू पढ़ सकता है, कोई 12 घंटा बैठ करके कंटिन्यू पढ़ सकता है, कोई 18 घंटा कंटिन्यू बैठ करके पढ़ सकता है। तो ये जो अलग अलग दोस्त की आपकी अलग अलग बैठने की कैपेसिटी है, मतलब पढ़ाई के लिए बैठने की जो कैपेसिटी है, तो आप कहते हैं अरे वो तो इतना, उसके पास इतना क्षमता है कि वो 18 घंटा बैठ के पढ़ सकता है, मतलब एज अ पावर के रूप में उसको देख रहे हो। या आप सिंपल वे में समझो कि आप 1 घंटा में क्या करते हो कि सर 1 कट्ठा खेत को पूरी तरह से आप ये कर देते हो, हल चला देते हो या हल से उसको जोत देते हो। बस बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल कि 1 कट्ठा खेत तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो 1 कट्ठा खेत को आप 1 घंटा में हल से जोत देते हो, तो आप पूरे दिन में कितना खेत जोत सकते हो? तो आप कहिएगा सर इस हिसाब से अगर 8 घंटा काम करेंगे तो 8 कट्ठा खेत जोत लेंगे, अगर 12 घंटा काम करेंगे तो 12 कट्ठा खेत जोत लेंगे। मतलब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप प्रति एकांक समय में जो कार्य कर रहे हैं वही आपकी क्या है सर, शक्ति है। ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से, मैंने आपको क्या बताया कि 1 घंटा में आप क्या कर रहे हो, 1 कट्ठा खेत जोत रहे हो, तो 2 घंटा में कितना जोतोगे? तो 2 कट्ठा, 3 में 3, 4 में 4। मतलब अगर टाइम बढ़ेगा तो आपकी जो कार्य करने की क्षमता है या आप जो कार्य कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सो हम लोग क्या कहते हैं सर कि प्रति एकांक समय में
समय में किया गया कार्य, प्रति एकांक समय में किया गया कार्य वस्तु या व्यक्ति का, अब ये वस्तु भी कार्य कर सकता है या व्यक्ति भी कर सकता है, तो प्रति एकांक समय में किया गया कार्य वस्तु या व्यक्ति का शक्ति कहलाता है, व्यक्ति का शक्ति कहलाता है या पावर कहलाता है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है सर, कि आप एक सेकेंड में जितना कार्य कर रहे हो वही आपकी पावर है, उसी से आपका पूरे दिन का ये कंपैरिजन हो जाएगा पूरे दिन के समय का, कि आप पूरे दिन में कितना काम कर सकते हो। तो आप सिंपल वे में कहेंगे कि प्रति एकांक पर यूनिट टाइम में जो भी हम वर्क करेंगे उसको पावर कहा जाएगा। एक चीज़ और आप कह सकते हो सर कि आपकी जो कार्य करने की दर होती है, जैसे ही आप किसी भी चीज़ का समय के साथ तुलना करते हो, और मैंने आपको कई बार बताया है फिजिक्स में कि जब भी आप फिजिक्स में अगर किसी राशि को समय से डिवाइड करते हैं तो हम लोग वहाँ पे उसके दर की बात करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप दर की बात करते हो तो यहाँ पे भी आप क्या कह सकते हो सर, एक अनदर डेफिनेशन के साथ पावर को अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करो तो क्या कह सकते हैं कि सर कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर। तब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग शक्ति को कार्य बटा समय लिख सकते हैं, कार्य बटा समय लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और हमको किसी भी भौतिक राशि के साथ जब समय के साथ तुलना करते हैं और दर जब बोल रहे हैं तो मतलब समय से भाग कर रहे हैं, समय से क्या कर रहे हैं सर, भाग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर शक्ति इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपके लिए कि कार्य बटा समय हो जाएगा। अच्छा मेरे मित्र ध्यान में रखना यहाँ पे कि शक्ति को आप पावर कहते हो, और पावर के लिए हम लोग छोटा निरूपण किस चीज़ से करेंगे, P से करेंगे, और कार्य को आप वर्क कहते हो, और वर्क के लिए आप क्या लिखते हो सर, W लिखते हो, और समय के लिए आप टाइम बोलते हो और लिखते क्या हो, T। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर P इक्वल्स टू जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, W/T होता है। क्या होता है सर, P इक्वल्स टू W/T। मतलब क्या कि अब सीधे सीधे आप ये समझ गए होंगे कि पावर जो है, शक्ति जो है, वो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य होता है, या किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा जो कार्य करने की दर होती है, जो वर्क करने की रेट होती है, उसी को हम पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और हम लोग क्या लिखते हैं, P इक्वल्स टू W/T। क्या लिखते हैं सर, P इक्वल्स टू W/T। ये आपका शक्ति के लिए फॉर्मूला हो जाता है। दोस्तों यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल पूछा जाता है। अच्छा आपको यहाँ पे ये ना दिख रहा है कि यहाँ पे कार्य और समय का अनुपात दिख रहा है, W/T है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, W/T, W/T। क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, आपको कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा सर। तो आप एक और डेफिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं, क्या कि कार्य और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कार्य और समय के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे शक्ति कहा जाता है, पावर कहा जाता है। मेरे मित्र यहाँ से एक और सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, मतलब आप कह सकते हो इवॉल्व होता है, निकल के सामने आता है कि आपके पीछे के एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि किसी वस्तु के बल और वेग के गुणनफल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसका आंसर तो, और मैंने किसी वीडियो में बताया भी है कि किसी वस्तु के बल और उसके वेग का जो गुणनफल होता है शक्ति कहलाता है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे कहलाता है, तो देखिए मित्र कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा इंटरनली इसको लेकर के चला जाता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि P इक्वल्स टू W/T होता है, और आपने पीछे के सेशन में पढ़ा था कि सर कार्य इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर बल गुना विस्थापन, मतलब W इक्वल्स टू Fs।
अच्छा यहाँ पे देखिए, ये चीज़ तो आप याद रखिएगा ही रखिएगा कि कार्य और समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि सर बल और वेग के गुणनफल में ये कैसे आ जाता है। चूंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चूंकि आपने लिखा है P इक्वल्स टू W/T, क्या लिखा है आपने, P इक्वल्स टू W/T, पावर इक्वल्स टू कार्य बटा समय। मेरे मित्र कार्य इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, Fs होता है, W इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, Fs होता है। ठीक है सर। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या, P इक्वल्स टू Fs बटा T। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, F इंटू S बटा T। अच्छा ये S क्या है, तो आप कहेंगे सर S तो विस्थापन है, तो यहाँ पे विस्थापन बटा समय है आपको, F इंटू विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय को आप क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और यहाँ पे क्या है सर, बल है, तो बल गुना वेग हो गया। मतलब आप ये भी लिख सकते हैं कि सर P इक्वल टू क्या होता है, बल, ये बल F गुना S/T आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय, तो वेग। तो अगर आपके एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन पूछे इस तरह से कि किसी वस्तु पर लगा हुआ बल और वस्तु के वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं या पावर कहते हैं। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब सवाल उठता है कि सर हमारे एग्जाम में एक और चीज़ पूछा जाता है कि पावर कौन सा राशि है, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पावर जो है ये आपका कौन सा राशि है सर, अदिश राशि है। कौन सा राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा राशि है सर, स्केलर क्वांटिटी है। ये चीज़ आप अपने माइंड में सेट करके रखेंगे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, और जनरली ये सब जब क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सामने तो आपको लगता है कि हाँ हम जान रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आप क्या करते हैं, गलत टिक करते हैं। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इस पे सवाल, पहला चीज़ तो पूछा जा सकता है कि ये कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। अब आपके एग्जाम में इसका यूनिट पूछा जाता है, तो यूनिट कैसे निकालते हैं, तो भाई आपने अभी जस्ट देखा कि सर P इक्वल्स टू होता है W/T, P इक्वल्स टू क्या होता है, W/T। और आपको पता है, आपको क्या पता है सर कि वर्क जो है, कार्य जो है, इसका यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जूल होता है, कल ही तो बताए थे आप। तो जूल बटा टाइम का यूनिट क्या होता है सर, सेकेंड होता है। तो ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे सर, कि पावर का जो SI यूनिट होता है, पावर का जो SI यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, उसको हम लोग कहते हैं जूल पर सेकेंड। क्या कहते हैं सर, जूल पर सेकेंड। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जूल पर सेकेंड को ही वाट बोला जाता है। जूल पर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है सर, वाट बोला जाता है। और चूंकि जूल पर सेकेंड जो है आपका ये पावर का SI यूनिट है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि पावर का जो SI यूनिट है वो क्या है सर, वाट है। वाट भी क्या है सर, पावर का SI यूनिट ही है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे, क्या कि पावर इक्वल्स टू होता है W/T, कार्य बटा समय। कार्य का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो पावर का SI यूनिट जूल पर सेकेंड हुआ। जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, जूल पर सेकेंड को ही वाट बोलते हैं। चूंकि जूल पर सेकेंड पावर का SI यूनिट है, इसीलिए वाट जो है वो भी क्या है, पावर का SI यूनिट ही है। तो ये चीज़ भी आपके एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से वाट किसका यूनिट है, तो आप कहेंगे शक्ति का यूनिट है, पावर का यूनिट है। मेरे मित्र आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 वाट इक्वल टू कितना होता है, 1 वाट इक्वल टू कितना होता है। तब आप क्या कहिएगा सर, 1 जूल पर सेकेंड। क्या होता है सर, 1 जूल पर सेकेंड। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि 1 वाट कहते किसको हैं, 1 वाट कहते किसको हैं। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ही आसान सा बात है, कोई रटंत विद्या की जरूरत नहीं है। आप चाहें फिजिक्स को तो बहुत ही आसानी से और आराम से सीख सकते हैं। आपने यहाँ पे लिखा कि सर 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। अच्छा ये जूल पर सेकेंड जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्य बटा समय को निरूपित कर रहा है, कार्य बटा समय को निरूपित कर रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई वस्तु या व्यक्ति 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य कर रहा है,
अगर कोई वस्तु या व्यक्ति 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य कर रहा है, तब उस व्यक्ति की जो शक्ति होगी वो कितनी होगी? 1 वाट होगी। कितनी होगी सर? 1 वाट होगी। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, क्या रखेंगे सर, कि किसी वस्तु के द्वारा, अगर किसी वस्तु के द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करा जाए, 1 सेकेंड में कितना सर? 1 जूल कार्य करा जाए, तब उस वस्तु की जो शक्ति होगी वो क्या होगी सर? 1 वाट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 1 वाट कहलाएगी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे कि 1 वाट इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड। और यही जूल पर सेकेंड कभी कभी आपको ऐसे लिखा हुआ रहता है, तो घबराना नहीं है, इससे घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि जूल पर सेकेंड तो आप जूल बटा सेकेंड लिखते हो। अरे भैया जब इस सेकेंड ऊपर चल जाएगा तो s⁻⁻1 ना लिख लेंगे, s⁻⁻1 ना लिख लेंगे, आराम से लिख लेंगे। मेरे मित्र आपके एग्जाम में इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछा जाता है, शक्ति का बीमीय सूत्र भी पूछा जाता है, तब आप कैसे निकालेंगे? अब रटना शुरू कर देंगे? कोई रटने का ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पीछे के किसी वीडियो में बताया है कि सर जब किसी भी भौतिक राशि का यूनिट मालूम रहता है तो आप उसका बीमीय सूत्र भी आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र मालूम है आपको तो उसका आप यूनिट भी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि सर इसका यूनिट तो पता है हमको, इसका यूनिट तो पता है, लेकिन डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे यही नहीं पता है। तो जब यूनिट वाला दिमाग में आपको कंसेप्ट ना आए तो सीधे आप समझिएगा कि आपको पावर का तो फार्मूला याद रहेगा। आप कहिएगा हाँ सर बिल्कुल रहेगा। तो क्या कहते हैं कि सर चूंकि P इक्वल्स टू होता है W/T, क्या होता है सर? W/T, वर्ग इक्वल टू Fs होता है, तो यहाँ पे P इक्वल टू Fs/T हो जाएगा। अच्छा आप बताइए कि फोर्स का बीमीय सूत्र क्या होता है? mLT⁻⁻²। यहाँ पे क्या है? ये S जो है ये तो विस्थापन है ना सर, ये क्या है सर? विस्थापन है। विस्थापन क्या होता है? 2 बिंदुओं की सूक्ष्मतम दूरी होती है, तो भाई ये भी तो एक तरह से लेंथ ही है, तो हम इंटू L कर देते हैं, अब बटा T कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, M और ये L और ये L क्या होगा कि दोनों का जो बेस है वो समान है, तो पावर जुट जाएगा, तो mL² T⁻², ये T ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। मेरे मित्र अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे मार्कर चल रहा है mL² T⁻² है और ये T ऊपर चला गया। चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर करके लिख देते हैं। अब ये देखिए, अब ये T है आपका यहाँ पे mL² mLT⁻² इंटू L, अब बटा T है ये। तो अब देखिए हमने LL को क्या किया, इस दोनों के पावर को जोड़ दिया, mL² T⁻², ये T ऊपर चला गया तो माइनस में आ गया। अब T और T बेस समान है तो यहाँ भी क्या होगा सर? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या कि mL² T⁻⁻3, ये किसका यूनिट हो जाएगा सर? ये यूनिट हो जाएगा आपका पावर का। मतलब क्या आप कह सकते हैं कि जो सर शक्ति का बीमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? mL² T⁻⁻3। क्या होता है? mL² T⁻⁻3। ध्यान में रखिएगा कैसे निकालें कि P इक्वल्स टू W/T लिखे, W इक्वल्स टू Fs। अब देखिए ये ऐसे भी निकल जाता अगर आपको ये मालूम रहता कि सर यहाँ पे जो आपने Fs लिया है तो यहाँ पे सारा लोचा कार्य का है। अगर आपको कार्य का डायमेंशन फार्मूला याद रहता तो आप इसका भी आसानी से निकाल सकते थे। आप कहते सर कैसे निकालते? तो देखिए एक बार ये भी तरीका देख लीजिए, P इक्वल्स टू W/T लिखे तो हमको मालूम है कि कार्य का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? डायमेंशन फार्मूला mL² T⁻⁻2 होगा। अब बटा T कर दिए, अब इस T को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस mL² T⁻⁻3 हो जाएगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो ये अच्छा आप कहिएगा कि सर आप अभी बोले कि यूनिट वाला बात, कि यूनिट मालूम रहेगा तो डायमेंशन फार्मूला निकल जाएगा। तो कार्य का यूनिट जूल होता है, तो जूल का आपको अगर कार्य का डायमेंशन फार्मूला मालूम है, इसका मतलब जूल का आपको डायमेंशन फार्मूला मालूम है, तो जूल का डायमेंशन फार्मूला mL² T⁻⁻2 अब बटा T, फिर भी उतना ही आएगा। तो दोनों बात आप ध्यान में रख सकते हैं। अब अगर आपसे पावर का फॉर्मूला पूछा जाए या बल गुना वेग के रूप में पूछा जाए या बल इंटू
बेग के रूप में पूछा जाए, या इसका यूनिट पूछा जाए, या फिर इसका डायमेंशन फार्मूला पूछा जाए, आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपका वाट तो छोटा यूनिट हो जाता है पावर को मापने के लिए, बड़ा यूनिट का भी यूज किया जाता है, किलोवाट, मेगावाट, इन सब चीज़ों का, एचपी का। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा अपने कॉपी में, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले इसको लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब आप हेडिंग दीजिएगा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों यहाँ पे याद क्या रखना है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में, कि अभी हम लोगों ने देखा कि पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट। अब वाट जो है वो छोटा यूनिट होता है, लेकिन शक्ति को हम लोग बड़ा यूनिट में भी व्यक्त करते हैं, जैसे कि किलोवाट और मेगावाट। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आप पॉइंट 1 डाल करके लिख सकते हैं कि शक्ति का बड़ा मात्रक, शक्ति का बड़ा मात्रक क्या होगा सर? पहला होगा किलोवाट। इसको सर इंग्लिश में भी इस तरह से लिखते हैं, और किलोवाट के लिए जो हम लोग सिंबल का यूज करते हैं वो करते हैं KW। क्या करते हैं सर? KW। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर 1 किलोवाट में कितना वाट होगा? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है? तो सर 1000 वाट होता है, 1000 वाट। ध्यान में रखिएगा कि किलोवाट से भी बड़ा यूनिट होता है एक, और उसको हम लोग बोलते हैं मेगावाट। क्या बोलते हैं सर? मेगावाट, मेगावाट। और इसके लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं? तो सर MW का उपयोग करते हैं। किसका? MW का। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपने 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट बताया, तो सर 1 मेगावाट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे 10⁶ वाट। कितना सर? 10⁶ वाट। अब आप में से बहुतों को ये वैल्यू याद नहीं रहता है कि 1 मेगावाट इक्वल टू क्या होता है? 10⁶ वाट होता है। तब अब ये याद कैसे रहेगा? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि हम लोग 1 मेगावाट इक्वल टू क्या कहते हैं? तो सर कहते हैं 1000 किलोवाट। क्या कहते हैं सर? 1000 किलोवाट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁶ वाट, और यहाँ पे लिखा है 1 मेगावाट इक्वल टू 1000 किलोवाट। तो ये भी होता है। अब इसी जो 1000 किलोवाट आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसी को हम वाट में बदल लेते हैं। आप कहिएगा सर कैसे? तो ध्यान दीजिए कि हमने बोला 1 मेगावाट इक्वल टू 1000 किलोवाट, तो 1000 तो आएगा ही। अच्छा, एक किलोवाट में कितना वाट? तो आप कहेंगे सर अभी तो आप यहाँ पे लिखे हैं 1000 वाट, तो किलोवाट यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे इसको वाट में चेंज कर ले, 1000 हो गया सर। मतलब क्या कि 1 मेगावाट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 गुना 1000 वाट। इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं। देखिए 3 0 इधर है, 3 0 इधर है, तो 10⁶ वाट हम कह लिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ये वैल्यू न याद रहता है तो ये वैल्यू तो हमेशा याद रहेगा कि अच्छा वाट का बड़ा यूनिट किलोवाट होता है, और 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है, और 1 मेगावाट इक्वल टू 1000 किलोवाट होता है। तो 1 मेगावाट इक्वल टू हम 10⁶ वाट भी कह सकते हैं। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे पॉइंट 2 करके आप, क्या कि मशीनों की शक्ति किस में मापी जाती है? तो सर मशीनों की जो शक्ति होती है वो HP में मापी जाती है। किस में सर? HP में। और HP का फुल फॉर्म क्या होता है? हॉर्स पावर, इसको हम लोग बोलते हैं। क्या सर? हॉर्स पावर, या हिंदी में इसको हम लोग अश्व शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अश्व शक्ति। और ध्यान रखेंगे कि 1 HP इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट होता है। कितना? 1 HP इक्वल टू 746 वाट। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, कभी अगर आपसे पूछ दे कि आदमी का शक्ति, किसी मेन का शक्ति HP में क्या होगा, तब आप क्या कहिएगा? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट करके ये भी पॉइंट कि पावर ऑफ मेन
आदमी की शक्ति इन HP, किसमें सर, हॉर्स पावर में, तब आप क्या कहिएगा, तो सर यहाँ पे इसके लिए रेंज होता है और वो रेंज है 0.05 HP टू कितना सर, 1 HP तक, 0.05 HP टू 1 HP तक। ये क्या होता है, आदमी का शक्ति होता है, किसमें सर, तो हॉर्स पावर में, अश्व शक्ति में। तो ये आपके 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप माइंड में रखिएगा। अब एक और चीज़ कन्फ्यूज़न होता है आप सबों को कि आपको लिखा हुआ मिलता है वाट, किलोवाट, मेगावाट और HP, ठीक है सर। और हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं अपने एग्जाम हॉल में जब पूछ देता है कि निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक है, तो जहां भी आपको वाट लिखा हुआ मिले, किलोवाट लिखा हुआ मिले, मेगावाट लिखा हुआ मिले और HP लिखा हुआ मिले, ये सब के सब क्या है सर, शक्ति के मात्रक हैं, पावर के यूनिट हैं, ठीक है सर। और ध्यान में रखिएगा कि आपको उलझाने के लिए आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से भी रह सकता है सर, आपके ऑप्शन में क्या, वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर, इस तरह से भी रह सकता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये आपका कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक होता है। क्या होता है सर, कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। जब हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस आपको इसमें और इसमें डिफरेंसेस क्या याद रखने हैं कि जो जहाँ भी हमको शक्ति का यूनिट मिलेगा वहाँ पे टाइम कोफिशिएंट के रूप में, गुणांक के रूप में नहीं होगा, जबकि कार्य या ऊर्जा मिलेगा तो क्या होगा, टाइम जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड, आवर, यहाँ पे भी आवर, तो टाइम इसके कोफिशिएंट के रूप में है, गुणक के रूप में है। तो जहाँ भी आपको वाट के साथ समय गुणक के रूप में मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये कार्य और ऊर्जा का मात्रक होगा। और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाट लिखा हुआ मिले, किलोवाट लिखा हुआ मिले, मेगावाट लिखा हुआ मिले या फिर HP लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये शक्ति का मात्रक है, पावर का मात्रक है। मेरे मित्र जब यहाँ पे मैंने किलोवाट आवर बोला होगा तो आपके मन में ये सवाल उठ गया होगा कि सर 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, एक बार ये भी बता दीजिए। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए कि ये आपका ऐसे एनर्जी में बताएंगे कि किलोवाट आवर आपसे पूछ दिया और पूछ दे कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, ये चीज़ आपसे पूछा जाता है। और जनरली हम लोग इसका वैल्यू याद ही नहीं रख पाते हैं, तो बड़ी ही आसान चीज़ है। 1 किलोवाट आवर पूछा है, 1 किलोवाट में कितना आपका वाट होता है, तो आप कहेंगे सर 1000 वाट होता है। अच्छा 1 घंटा में सेकेंड कितना होगा, तो आप कहिएगा सर 3600 सेकेंड होता है। तो मेरे मित्र यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 किलोवाट तो 1000 वाट आप कर दीजिए, आवर में 3600 सेकेंड होता है ना। तो चलिए 3600 सेकेंड हम यहाँ पे लिख दिए। सर यहाँ पे आप देखिए कि 36 गुना 3 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है, तो 10 टू द पावर हम 5 लिख सकते हैं। आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं सर। देखिए इसको और थोड़ा सा सजा लेते हैं तो 3.6। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट डालें तो इधर पावर में एक बढ़ जाएगा, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। मेरे मित्र आप इसी को याद करते रहते हैं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। कब तक याद कीजिएगा, इसको समझ के रखिएगा तो आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान में रखेंगे कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। और वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर किसके मात्रक हैं, तो कार्य या ऊर्जा के मात्रक हैं। दोस्तों अब अगर आपसे पावर से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तब उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, चाहे वो इसके न्यूमेरिकल सेंस में पूछा जाए या थियोरेटिकल सेंस में पूछा जाए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे के बातों को हम लोग रिकॉल कर लें ताकि आगे का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ सके। वो क्या कि हम लोगों ने पीछे के क्लास में ये देखा था कि सर कार्य जो होता है वो वस्तु के द्वारा या वस्तु पर जो बल लगता है और इस बल के लगने से जो विस्थापन उत्पन्न होता है तो कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यही चीज़ हम लोगों ने देखा था कि सर किसी वस्तु पर बल लगाए और वो वस्तु क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए। विस्थापित होने का मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह चला जाए, तो हम लोग कह रहे हैं सर कार्य हो रहा है। और हमने आपको ये भी बताया था कि अगर बल और विस्थापन के बीच में क्या हो कि एंगल बन रहा हो, कोण बन रहा हो, तब हम लोग क्या लेते हैं कार्य का फॉर्मूला सर, तो W = Fs cos थीटा लेते हैं फॉर्मूला। क्या लेते हैं,
W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पे ये S क्या है, तो सर ये S विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। और हम लोगों ने देखा था पावर के बारे में, शक्ति के बारे में क्या, कि सर शक्ति जो होता है वो कार्य करने की क्या होती है, दर होती है। P इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, W/T लिखते हैं। क्या लिखते हैं, W/T। और क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग सर, तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा जो कार्य करने की दर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर, मतलब वस्तु का जो कार्य करने का दर होता है उसी को हम लोगों ने शक्ति बोला था और फार्मूला P इक्वल्स टू W/T लिखा था। ऐसे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि फिजिक्स में अगर किसी भी राशि की दर की बात करा जाए तो आप सीधे समझ जाइएगा कि उस राशि को समय से भाग देना है। यहाँ पे हम कार्य करने की दर की बात कर रहे हैं तो कार्य को क्या कर रहे हैं, समय से डिवाइड कर रहे हैं, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। तो दर जब ही पूछेगा आपसे तो आप क्या करेंगे, समय से उसको भाग दे देंगे। तो ये दोनों ही चीज़ हम लोगों ने इसके पीछे की क्लास में देखा था। अब हम लोग आज बात करते हैं किसकी, एनर्जी की, ऊर्जा की। ये क्या होता है सर, एनर्जी क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, कार्य करने की क्षमता होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि सर कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं सर, ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर कार्य तो बहुत ही आसान सा चीज़ था, समझ गए कि बल लगाएंगे तो वस्तु विस्थापित होगा। यहाँ ये भी समझ गए कि सर कार्य करने की जो दर होगी उसको शक्ति कहेंगे, लेकिन ये ऊर्जा क्या है, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे क्षमता को ऊर्जा क्यों कहते हैं, या इसको हम कैसे समझेंगे, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। आप कह रहे हो कि हम कोई कार्य करेंगे, साइंस के दृष्टिकोण से आप कार्य कब करेंगे, जब किसी वस्तु पर बल लगाएंगे। जैसे आप सपोज कीजिए कि ये आपका एक 50 केजी का, 50 केजी का एक पत्थर है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप खड़ा हो और इसको आप इस पे क्या कर रहे हो सर, कि इस पे 50 न्यूटन का आप बल लगा रहे हो। 50 न्यूटन का क्या कर रहे हो सर, बल लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। तो आप कह रहे हो कि सर 50 न्यूटन का बल लगाएंगे तो ये जो मेरा पत्थर है या लकड़ी का जो टुकड़ा है 50 केजी का, ये थोड़ा सा भी तो विस्थापित होगा। चलिए मान लेते हैं, हाँ थोड़ा बल लगाएंगे तो ये विस्थापित हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे सर तब तो आसान चीज़ है, कार्य तो हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमने बल लगाया और विस्थापन इसमें उत्पन्न हो गया। ठीक है सर, कार्य आपका डन हुआ, आपका कार्य डन हुआ। लेकिन आप जरा सा ये बताओ कि आप जो यहाँ पे 50 न्यूटन का बल लगा रहे हो, ये बल कहाँ से आया, ये बल कहाँ से आया? तो आप कहेंगे सर ये तो हमने लगाया, मेरे अंदर से आया। भाई आपके अंदर से जो ये बल आया है ना, एक्चुअली यही बल आपकी क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। यही बल आपकी क्या कहलाती है सर, एनर्जी कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। आप इसीलिए कहते हो कि हम अगर किसी 20 केजी के पत्थर को ऐसे धक्का दे देंगे तो पत्थर वहाँ से हट जाएगा। मतलब क्या कि आपकी ऊर्जा इतनी है कि आप 20 केजी के पत्थर को अगर आप धक्का दे दोगे तो वो पत्थर क्या होगा कि आपका रास्ता छोड़ देगा। मतलब क्या कि ये आपकी क्या हो गई सर, एनर्जी हो गई। तो आप 20 केजी के पत्थर को धक्का देंगे, पत्थर रास्ता छोड़ देगा, मतलब पत्थर विस्थापित हो गया। और पत्थर विस्थापित हुआ तो बल लगाने से यहाँ पे कार्य हुआ। बल लगाने से क्या हुआ सर, कार्य हुआ। और जब कार्य हुआ तो हम लोगों ने इसको क्या डिफाइन करा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं सर, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं सर, ऊर्जा कहते हैं। अब आप कहेंगे कि चलो सर ठीक है, ऊर्जा तो समझ गए, एनर्जी तो समझ गए, अब ये बताइए कि ऊर्जा सदिश राशि होगी या फिर अदिश राशि होगी। तो मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ऊर्जा जो है आपका कौन सा राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ऊर्जा आपका कौन सा राशि है सर, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है सर, अगर आप नोट बना रहे हैं तो स्टार मार्क दे करके इसको भी लिख सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ऊर्जा का यूनिट क्या होगा, तो मेरे मित्र स्टार मार्क दे करके इस चीज़ को भी आप लिख लेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऊर्जा का एसआई यूनिट, ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है तो आप क्या कहेंगे सर,
आप कहेंगे सर जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और ध्यान में रखेंगे कि सर ये जो जूल है, ऊर्जा का जो एसआई यूनिट है जूल, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। लेकिन ऊर्जा का बड़ा मात्रक भी होता है। ये जो जूल है ना, ये ऊर्जा का छोटा मात्रक माना जाता है। तो आप कहिएगा बड़ा मात्रक कौन सा होता है? ऊर्जा का जो बड़ा मात्रक है वो आपका कौन है? तो किलो जूल। कौन है सर? किलो जूल। सारे पॉइंट आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़। ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल होगा। अच्छा, आपको मालूम होगा कि एक जूल हम लोग कितना को कहते हैं? तो आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, एक जूल को ही तो हम लोग वाट सेकेंड कहते हैं। मतलब एक जूल का मतलब होता है 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि 1 जूल इक्वल टू कितना होता है? तो 1 वाट सेकेंड होता है। ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। जूल क्या है सर? ऊर्जा का छोटा मात्रक है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होता है? किलो जूल होता है। क्या होता है सर? किलो जूल। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं सर? के जे से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के जे से। इसका मतलब क्या हुआ? किलो जूल। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर 1 किलो जूल में कितना जूल होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन भी बन जाता है आपसे इसका। तो आप ध्यान में रखेंगे कि 1 किलो जूल इक्वल टू क्या होगा सर? 1000 जूल होगा। कितना जूल होगा? 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 जूल होगा। ठीक है सर, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर हमारे एग्ज़ाम में कभी कभी ऊर्जा का सीजीएस यूनिट भी पूछा जाता है। ऊर्जा का सीजीएस यूनिट भी पूछा जाता है, तब हम क्या कहेंगे सर? ऊर्जा का सीजीएस यूनिट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर अर्ग। क्या कहेंगे? अर्ग। और हम लोग इसको लिखते कैसे हैं? इस तरह से लिखते हैं। तो आपसे अगर एसआई यूनिट पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? जूल कहेंगे। सीजीएस यूनिट पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? अर्ग कहेंगे। अब सवाल उठता है कि सर 1 अर्ग में कितना जूल होगा? तो आप लोग कहेंगे कि सर 1 अर्ग इक्वल टू हो जाएगा 10 टू दी पावर -7 जूल। कितना हो जाएगा सर? 10 टू दी पावर -7 जूल। तो आपका ये भी पॉइंट आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन के रूप में आ जाता है कि ऊर्जा का सीजीएस यूनिट अर्ग निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो आप कहेंगे 10 टू दी पावर -7 जूल के बराबर है। किसके बराबर है? 10 टू दी पावर -7 जूल के बराबर है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे सर, क्या कि कार्य और ऊर्जा, कार्य एवं ऊर्जा, कार्य एवं ऊर्जा दोनों का यूनिट समान होता है। यूनिट क्या होता है? समान होता है, सेम होता है। तब आप कहेंगे कि सर जब कार्य और ऊर्जा का यूनिट समान होता है तो क्या कार्य और ऊर्जा का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो भी समान होता है? ऑब्वियसली दोस्तों, वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा दोनों का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? समान होता है। आप कहेंगे कि सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं समान होता है? तो जरा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको बोला कि वर्क और एनर्जी दोनों का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो समान होता है। तो मेरे मित्र, आप सबों को पता है, अभी जस्ट आपने पीछे की क्लास में देखा है या इस क्लास में भी मैंने आपको रिकॉल करवाया कि सर कार्य इक्वल टू क्या होता है? तो आप कहते हो कि सर बल गुना विस्थापन होता है। क्या होता है सर? बल गुना विस्थापन होता है। अब देखिए, हम लोग बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से, और विस्थापन को S से। तो कार्य इक्वल टू FS कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? आप कहेंगे आराम से कह सकते हैं। अब आइए, बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो आप कहेंगे सर mLT टू दी पावर -2। अच्छा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, तो ये क्या है सर? तो सर ये भी एक प्रकार का दूरी ही है। तो मतलब यहाँ पे mLT टू दी पावर -2 इंटू L हो जाएगा। अब हमने देखा था कि सर कार्य का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? तो सर mL² और T टू दी पावर -2 होता है। और यही mL² T टू दी पावर -2 जो है आपके ऊर्जा एनर्जी का भी क्या होता है सर? डायमेंशनल फार्मूला होता है।
क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ऊर्जा का बीमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है ये भी पूछा जाता है। तो आप क्या कहेंगे, mL²T⁻², या अगर ये चीज़ ना याद रहे तो आप इतना ध्यान में रखिएगा कि सर बताए थे कि कार्य और ऊर्जा दोनों का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, समान होता है। इसीलिए जो कार्य का डायमेंशन फार्मूला होता है वही ऊर्जा का डायमेंशन फार्मूला होता है। आप अभी भी बिलीव नहीं करेंगे तो आइए आप लोग पढ़ते हैं कि सर गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है ½ mv², यही ना आप लोग पढ़ते हैं। क्या हम ½ mv² को mv²/2 लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। जब बिल्कुल लिख सकते हैं सर तो क्या हम m/2 यहाँ पे m/2 और ये जो आपका v² है इंटू v² कर सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो आप फिर देखिए कि क्या हम m/2 इंटू v² है, v² का मतलब क्या हुआ सर, ये तो वेग है ना। तो वेग को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन बटा समय। तो भाई वेग के लिए डायमेंशन फार्मूला क्या निकालते हैं, तो आप कहते हो LT⁻⁻1। आप वेग के लिए यही ना कहते हो LT⁻⁻1। ऊपर में आपका लेंथ और नीचे आपका टाइम, यह टाइम ऊपर चल जाता है तो आप ऐसे कहते हो। भैया तो वेग असली तो यह ना हुआ, अरे EL का मतलब हुआ विस्थापन। विस्थापन क्या है सर, तो दो बिंदु के बीच की एक दूरी है और डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए हम लोग दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। तो हम क्या यहाँ पे m/2 इंटू L/T का स्क्वायर कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल कर लीजिए सर। तो चलिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि हमने लिखा m/2 इंटू L/T का स्क्वायर, ये चीज़ हमने लिखा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m/2 इंटू L²/T²? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर mL² ये T² ऊपर चला जाएगा तो T⁻⁻2/2। अब देखिए कि आपके ऊर्जा का डायमेंशन फार्मूला क्या आया। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल जो कार्य का है mL² T⁻⁻2 वही क्या है सर, ऊर्जा का भी है mL² T⁻⁻2। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो आपका कार्य और ऊर्जा होता है दोनों का यूनिट क्या होता है सर, समान होता है। जो डायमेंशनल फार्मूला कार्य का होता है वही डायमेंशनल फार्मूला ऊर्जा का होता है। मेरे मित्र अब आप कहेंगे कि चलिए सर ऊर्जा को हम अच्छे से समझ गए, लेकिन आपके एग्जाम में ऊर्जा से संबंधित कुछ और भी यूनिट पूछे जाते हैं और वो चीज़ लगातार पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 1 kWh इक्वल टू कितना होता है, किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। तो ये सारी चीज़ें भी पूछा जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है। ये सब एनर्जी के ही यूनिट हैं लेकिन अलग अलग फॉर्म में है। तो आइए ये यूनिट क्या है उस चीज़ को भी देख लेते हैं। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। आपका ये कुछ इम्पोर्टेंट 4 यूनिट हैं एनर्जी के जो आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्टली इसका वैल्यू पूछा जाता है। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है या मैं आपको ढड्ढर नहीं लिखवा रहा हूँ कि आपको याद करने में परेशानी होगी। बहुत ही छोटा सा बात है, 3-4 बार अगर आप रिपीट करेंगे तो आपके माइंड में रहेगा। देखिए क्या कि पहला आपसे पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा में कितना जूल होता है। इस ईवी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। या तो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा या ऐसे लिख देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे लिख देगा। तो आपको घबराना नहीं है, चाहे हिंदी में लिखल मिले या इंग्लिश में या शॉर्ट फॉर्म में। आप क्या कहिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 कैलोरी में कितना जूल होगा, तब 4.183 जूल हम लोग कहते हैं। ये स्टैंडर्ड होता है। कहीं कहीं पे आपको 4.18 जूल भी मिल जाता है, तो घबराना नहीं है इस चीज़ से। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4.18 इंटू 10⁻³ जूल। और 1 वाट आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3600 जूल। कितना हो जाएगा 3600 जूल। ध्यान में रखिएगा मेरे मित्र कि ये जो आपका 1 वाट आवर इक्वल टू 3600 जूल है, इसको एक और फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाता है, एक अलग रूप में भी आपसे पूछ लिया जाता है। आप कहिएगा सर कैसे, तो यही 1 वाट आवर को आपको जूल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पूछ लिया जाता है। वो देखिए कैसे कि हम कहते हैं कि सर यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 वाट और किसकी, आवर की, 1 वाट आवर की। चूँकि जूल हम लोग कब कहते हैं सर,
तो जूल में हम कहते हैं कि सर 1 जूल इक्वल टू होता है 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, मतलब वाट सेकेंड को हम लोग जूल कहते हैं। तो जूल जब भी आएगा तो समय क्या होगा, सेकेंड में होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 1 वाट आवर मतलब 3600 जूल, आपको पहले ही कह दिया है। इसको एक्सप्लेन करके कैसे पूछा जाता है, तो इसी 36 को आप 100 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा। आप कहिएगा सर कैसा बात कर रहे हैं, तैयो तो 3600 ही होगा। अच्छा ठीक है, अब हम इसी को 36 इंटू 10⁻² कर दे तो आपको कोई दिक्कत, आप कहिएगा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। चलिए सर इसको और थोड़ा लंबा ले चले जाते हैं। यहाँ पे 36 है तो 3 और 6 के बीच में हम एक पॉइंट डाल देते हैं, 3.6 कर देते हैं। तब आप कहिएगा कि सर इसके पावर पर 1 बढ़ जाएगा तो 3.6 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो 3.6 इंटू 10⁻³ जूल कहते हैं। तो आपके एग्जाम में यही चीज़ पूछा जाता है, आपको वहाँ पे क्वेश्चन दे देगा 1 वाट आवर ऐसे, और एक आपका ऑप्शन ये रहेगा कि 1 वाट आवर में कितना होता है जूल, तो आप क्या कहेंगे 3.6 इंटू 10⁻³ जूल होता है। अगर ये ना याद रहे, ऐसे दिमाग में ना आए, तो बस इतना याद रखना है कि 1 वाट गुना आवर, चूंकि जूल जो है वो सेकेंड में आएगा तो आवर को हमको किस में चेंज करना होगा, सेकेंड में। तो भाई 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 1 घंटा में कितना होगा 60 गुना 60, काहे कि 1 घंटा तो 60 मिनट का होता है, तो 3600 सेकेंड हो गया। तो वह बतबा है और कोनो बात ना है इसमें। चलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे, नहीं होता है तो 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के सेंस में, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। आप ही सोचिए नहीं इससे क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा 1 कैलोरी में क्या होता है, या 4.183 जूल किसको हम लोग कहते हैं, 1 किलो कैलोरी में क्या होता है, 1 वाट आवर में क्या होता है, और 1 वाट आवर को आपको इस सेंस में भी पूछ लिया जाता है, मतलब एक्सपेंड करके। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए नेक्स्ट 2 और आपसे पूछा जाता है, तो मैंने आपको अभी जस्ट बता ही दिया है। आपसे ये पूछा जाता है कि सर ऊर्जा का SI यूनिट क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि ऊर्जा का SI यूनिट जो है सर वो जूल होगा। ये चीज़ मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। अगर CGS में पूछ दे तो अर्ग कहेंगे, 1 अर्ग में कितना जूल होगा, तो 10⁻⁻7 जूल कहेंगे। कितना में सर, 1 अर्ग में, तो ये आपका एक यूनिट हो जाता है। अच्छा कभी कभी किलो वाट आवर भी पूछ देता है, आप लोग लगते हैं एकदम घबराने कि 1 किलो वाट आवर 1 kWh में कितना जूल होता है, तब आप कैसे निकालिएगा। हालांकि मैंने पीछे के सेशन में भी बताया था, लेकिन एक बार और बता दे रहा हूँ कि किलो वाट यहाँ पे पूछ रहा है सर, तो आपको पता है कि सर 1 किलोवाट कितना होता है, तो आप कहिएगा सर 1000 वाट होता है। कितना होता है, 1000 वाट। जबकि हमको इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो सर जूल तो 1 वाट सेकेंड ना होता है, ऑब्वियसली होता है। तो 1 किलोवाट में कितना वाट, तो 1000 वाट। कितना वाट सर, 1000 वाट। यहाँ पे कह रहा है सर आवर, तो अभी हम जस्ट बताएं आपको कि जूल जब भी होता है तो वाट सेकंड में होता है, तो 1 आवर में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। तो भैया लीजिए ना 3600 हम यहाँ पे लिख दिए। अच्छा देखिए तो सर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 गो जीरो है और यहाँ पे 1 गो जीरो है, 3 गो हो गया, और यहाँ पे 2 गो है तो 5 गो हो गया। तो क्या हम 36 इंटू 1 2 3 4 5 1 पर 5 गो जीरो डाल दिए, आपको कोई दिक्कत, आप कहिएगा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो 1 पर 5 गो जीरो है, एक और शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, 36 इंटू 10⁵ कह दें। आप कहिएगा कि सर पॉइंट में बीच में पॉइंट लगा दीजिए, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब एक आप लोग रटते रहते हैं कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, तो रटना नहीं है। कोई आपका एक भी पॉइंट मालूम है तो डेरिवेशन आप आसानी से निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। तो ये आपकी एनर्जी के कुछ यूनिट हो जाते हैं जिसको आपको ध्यान में रखने हैं, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि क्या सर ऊर्जा के प्रकार भी होते हैं। मेनली दोस्तों जब हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी की, तो हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनर्जी नहीं कह के इसको हम लोग क्या कह देते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी कह देते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ एनर्जी और फॉर्म ऑफ एनर्जी दोनों में फर्क है, टाइप और फॉर्म्स दोनों में फर्क है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। टाइप का मतलब हुआ प्रकार, टाइप का मतलब क्या हुआ, प्रकार, और फॉर्म का मतलब क्या हुआ, रूप। फॉर्म का मतलब क्या हुआ सर, रूप। तो आपका जो एनर्जी है उसका अलग अलग रूप होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि एनर्जी आपका ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। मतलब ये कि ना तो आप ऊर्जा को बना सकते हैं और ना ही इसको खत्म कर सकते हैं। तो कर क्या सकते हैं, सिर्फ रूपांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे हम लोग कैसे कहते हैं कि सर जनरेटर को जब चलाते हैं
तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मतलब क्या, चला रहे हैं, घुमा रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, तब जाके क्या मिल रही है हमको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ पे आपका यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जा रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदल जा रहा है। तो ऊर्जा का रूप होता है और उस रूप के अलग अलग प्रकार होते हैं, सीधे ऊर्जा का कोई प्रकार ना होता है। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो आप सीधे कह देते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जबकि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है वो आपकी यांत्रिक ऊर्जा का प्रकार है। तो आप क्या कहेंगे कि सर ऊर्जा जो होते हैं वो विभिन्न रूप में पाए जाते हैं। जैसे पृथ्वी की ग्रेविटी के चलते अगर बल लग रहा है तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी के चलते उत्पन्न हो रहा है एनर्जी तो हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अगर हीट के चलते, उष्मा के चलते हो रही है तो हम लोग कह रहे हैं सर यहाँ पे थर्मल एनर्जी है। तो ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं, उसी एक रूप में आपका होता है मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा होता है सर, मैकेनिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ध्यान में रखेंगे मेरे मित्र कि ये जो आपका यांत्रिक ऊर्जा होता है ये किसी भी वस्तु के उसके गति में होने से या उसके स्थिति में होने से जो ऊर्जा रहती है उसी दोनों का सम्मिलित प्रभाव होता है। मतलब आप ये कह सकते हो, इसका मतलब ये हुआ सर कि आप यांत्रिक ऊर्जा के बारे में कह रहे हैं कि वस्तु गति में जो होगा तब की ऊर्जा या फिर उसकी जो स्थिति रेस्ट में होगा तब की ऊर्जा, दोनों का जो सम्मिलित रूप होगा उसी को यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। ऑब्वियसली दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होता है, या हम लोग कहते हैं कि दोनों का संयोग होता है। संयोग भी बोले तो हम लोग कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। सो आप कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये हुआ कि हम गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं। ऑब्वियसली कह सकते हैं। आप इसको ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं क्या, कि यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वस्तु के गतिज और स्थितिज दोनों ही ऊर्जा का योग होता है। अब आप सबके मन में ये सवाल उठना शुरू हो गया होगा कि सर गतिज ऊर्जा कब उत्पन्न होती है वस्तु में। तो गतिज से सीधे समझ लीजिए कि जब वस्तु गति में होगा तब जो उसके द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, गतिज ऊर्जा बोलेंगे। और अगर कोई वस्तु स्थिति मतलब क्या कि रुकी हुई कंडीशन में होगी, कोई वस्तु अगर क्या हो कि विरामावस्था में हो तब जो उसके अंदर की ऊर्जा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, तो उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं, उसी एक रूप में से आपका होता है मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो वस्तु के गति या स्थिति के चलते उत्पन्न होता है। और यांत्रिक ऊर्जा को जब हम डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि सर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप के होते हैं। पहला कैनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं सर, गतिज ऊर्जा को हम लोग कैनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और हाँ, इसके अगले पार्ट में हम लोग कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के फार्मूला को देखेंगे, दोनों के योग को देखेंगे। इससे पीछे के सेशन में थ्योरी वाले पोर्शन में हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी के बस प्रकार को देखा था कि सर मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ये मैकेनिकल एनर्जी के प्रकार है, लेकिन हम लोगों ने इसके फार्मूला वगैरह को क्लियर नहीं करा था, उसको एक्सप्लेन नहीं करा था। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बेसिकली कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के फार्मूला को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पीछे के सेशन में देखा था कि ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं, उसी एक रूप में से आपका ऊर्जा का एक रूप कौन है, तो यांत्रिक ऊर्जा है। उसी आपका ऊर्जा के रूप में से एक रूप आपका यांत्रिक ऊर्जा है। क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। और हम लोग क्या कहते हैं कि सर यांत्रिक ऊर्जा जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है सर स्थितिज ऊर्जा।
पहला क्या होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं पीई से। और आप सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु के गति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, गति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु के विराम में होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, विराम में होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। गति में होने से जो ऊर्जा होगी उसको क्या कहेंगे काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, और विराम में होने से जो ऊर्जा होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब आइए बात करते हैं हम लोग क्या कि सर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे कि सर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो हाफ mv² होता है। क्या होता है सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ये फार्मूला होता है किसका गतिज ऊर्जा का, जहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि आपका जो m है वो क्या है वस्तु का द्रव्यमान है, और v जो है वो वस्तु का क्या है सर वेग है। v क्या है वस्तु का वेग है। और ध्यान में रखेंगे कि गतिज ऊर्जा जो है वो वस्तु के द्रव्यमान पे भी निर्भर करता है और वस्तु के वेग पे भी निर्भर करता है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि गतिज ऊर्जा इक्वल टू आपने क्या लिखा है, तो सर हाफ mv²। इसका मतलब ये हुआ कि ke इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं mv²/2। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि के जो है वो वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती है और के जो है वो वस्तु के वेग के समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो वस्तु का जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ेगा, अगर द्रव्यमान घटेगा तो वस्तु का जो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या हो जाएगा घट जाएगा। हम कह रहे हैं कि वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो वस्तु के वेग के समानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु का वेग बढ़ेगा तो वस्तु का गतिज ऊर्जा भी क्या होगा बढ़ेगा, और अगर वस्तु का वेग घटेगा तो वस्तु की गतिज ऊर्जा भी क्या होगी घटेगा। मेरे मित्र यहाँ से आपको आपके एग्जाम में दो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। पहला क्या पूछा जाता है कि जब वस्तु का वेग अगर क्या कर दिया जाए दोगुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा स्टार मार्क दे करके, क्या कि जब वस्तु का वेग भी दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए सर दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है 4 गुनी हो जाती है। ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि जब वस्तु का वेग भी आधी कर दी जाए तब क्या होगा। तो जब वस्तु का वेग आधी कर दिया जाए तो वस्तु का गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, तो सर आधी होगा, सॉरी आधी नहीं होगा, वस्तु का गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। ये 2 पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के रूप में। क्या कि अगर किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो आप कहेंगे 1/4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा जो है वो वस्तु के वेग के समानुपाती होती है। तो चूंकि यहाँ पे वेग घट रहा है तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगा घटेगा, और जब वस्तु का वेग 2 गुना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। यही सेम चीज आपका द्रव्यमान को लेकर के भी पूछ दिया जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि जब वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दी जाती है, आधा कर दी जाती है तो
वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है सर? आधी हो जाती है। वस्तु की गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है। और ध्यान में रखेंगे कि जब वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है सर? तो गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। न्यूमेरिकल दृष्टिकोण से इससे सवाल पूछे जाते हैं। पहला क्या कि जब वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, या फिर जब वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा गतिज ऊर्जा। तो इस दोनों पॉइंट को आप 1-2 बार रिपीट करेंगे तो आपके माइंड में ये आ जाएगा। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है जो आप इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे। आप कहेंगे सर क्यों नहीं बड़ा है? तो भाई एकरा आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जब वस्तु का द्रव्यमान m है और वेग क्या है v है, तब उसका गतिज ऊर्जा mv²/2। अरे हाफ mv² कह रहे हैं तो mv²/2 लिख दिए तो क्या गलत कर दिए? कोई गलत नहीं कर दिए। हम दूसरे सिचुएशन में कह रहे हैं कि सर ke = हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसमें जो वस्तु का द्रव्यमान है वो क्या है? 2m है, तो हम यहाँ पे 2mv² लिख सकते हैं। 2mv²/2 ये हम लिख सकते हैं। कब? जब वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अब आप इस दोनों का अनुपात निकाल के देखिए, आपको उतना ही आएगा। कितना आएगा? तो आप कह रहे हैं द्रव्यमान 2 गुना हो रहा है तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक इसी तरह जब पूछे कि वेग आधी कर दी जाए तो वेग आधा करेंगे तो v/2 हो जाएगा। तो v/2 हो जाएगा तो v² ना होता है भाई v/2, तो v² ना होता है तो ये तो v/4 हो जाएगा। ये मतलब आपका जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाएगा। और अगर क्या करेंगे वेग को, सर हम वेग को आधा करेंगे तब, और जब वेग को 2 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 2v² जब करेंगे तो कहेंगे 4 गुना हो जाता है। ये 4v हो जाएगा तो 4 गुना हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपका एक और संबंध पूछा जाता है गतिज ऊर्जा का, किसके साथ? तो संवेग के साथ। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गतिज ऊर्जा का संवेग के साथ क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, तब आप क्या कहेंगे? तो एक छोटा सा और आप यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे स्टार मार्क दे करके कि गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध, गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध, आप इसको स्टार मार्क करके लिख लेंगे। क्या होता है संबंध? तो हम लोग कहते हैं कि सर ke गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? p²/2m। ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल बनाने में बहुत काम आएगा आपको। क्या कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है? तो सर गतिज ऊर्जा जो होता है वो संवेग का स्क्वायर/2m होता है। तो यहाँ पे p क्या है? संवेग। वह संवेग जो हम कहते हैं वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, भाई p = mv, जेकरा हम कहते हैं यह ना संवेग है। तो हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा एवं संवेग में क्या संबंध है? तो ke = p²/2m। p क्या है? संवेग है, और m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे सर। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपने देखा कि मास और द्रव्यमान के साथ क्या संबंध था। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि अगर वस्तु के संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, आप क्या कहेंगे? आप लगेंगे हड़बड़ाने कि तो पढ़े भी नहीं किए सर। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध p²/2m है, और कहा जा रहा है कि संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो 2p का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा। 2 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका कि 4p²/2m हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि अगर संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी।
अगर किसी वस्तु का संवेग क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हैं, इससे भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसको भी आप अपने माइंड में रखिएगा। तो इस तरह से अब आपको गतिज ऊर्जा से संबंधित या तो आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए दे दिया जा सकता है कि वस्तु का द्रव्यमान ये है, वस्तु का वेग ये है, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, या फिर आपका इस तीनों यहाँ पे जो 4 आपको स्टार पॉइंट दिख रहा है, इसमें से कोई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में मिल सकता है, या आपका एक ये मिल सकता है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है, या फिर ये कि गतिज ऊर्जा अगर किसी वस्तु के संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अगर आप 1-2 बार रिपीट करेंगे तो मेरे ख्याल से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं किसकी, स्थितिज ऊर्जा की, पोटेंशियल एनर्जी की। उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग बात कर ले किसकी, स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा डेफिनेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी समझ रहे हैं। वस्तु की स्थिति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, घड़ी के चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या फिर आपका जो बांध होता है जहाँ पे पानी स्टोर होता है, तो बांध के पानी में जहाँ पे पानी रुकी हुई है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो सिंपल वे में कहते हैं कि किसी भी वस्तु की स्थिति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब ध्यान में रखेंगे कि आप सभी पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा P इक्वल्स टू क्या होता है, तो सर P इक्वल्स टू होता है mgh। क्या होता है, mgh। एक्चुअली ये जो P इक्वल टू आप mgh पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये जो किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है वो किसके अधीन है, तो सर गुरुत्व के अधीन संचित ऊर्जा है। गुरुत्व के अधीन मतलब क्या कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन ये क्या है, संचित ऊर्जा है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन ये आपका क्या है, संचित ऊर्जा है। ठीक है सर। और हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पे, और g जो है वो क्या है, तो पृथ्वी का सर गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है। और h जो है वो पृथ्वी से वस्तु की ऊंचाई है, पृथ्वी से वस्तु की ऊंचाई है, पृथ्वी से वस्तु की ऊंचाई है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, सिंपल वे में आप इसके बारे में बस इतना ही याद रखेंगे क्या कि किसी वस्तु की स्थिति के चलते जो ऊर्जा होगा उसको क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। और किसी वस्तु में उसके स्थिति के चलते गुरुत्व के अधीन, ग्रेविटेशन के अधीन, ग्रेविटेशन के अंडर जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सर mgh से। या हम लोग क्या कहते हैं कि सर स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, mgh होता है, जहाँ पे m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, g क्या है तो गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है, पृथ्वी से वस्तु की ऊंचाई है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। मेरे मित्र एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, जब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे गिराते हैं, तब वस्तु के ऊपर से नीचे गिरने के दौरान, ऊपर से नीचे गिरने के दौरान जो किया गया कार्य होता है, जो किया गया कार्य होता है वो वस्तु के स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। जो किया गया कार्य होता है वो वस्तु के स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। बहुत सारे सवाल इससे संबंधित आपको ग्रुप डी के न्यूमेरिकल सेक्शन में देखने को मिलते हैं। क्या मैंने आपको बताया कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो इस दौरान जो वस्तु पर कार्य होता है या वस्तु द्वारा किया गया कार्य होता है वो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तब आप कहिएगा कि सर क्या हम कार्य इक्वल टू mgh लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, और इससे भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप कहेंगे कि सर ये समझे नहीं, कैसे समझ पाएंगे इस चीज़ को? तो ध्यान में रखिए, हमने आपको क्या बताया कि जब किसी वस्तु को एक ऊंचाई से गिराई जा रही हो, कहाँ से गिराई जा रही हो, ऊंचाई से गिराई जा रही हो, तब इस दौरान जो किया गया कार्य होता है,
कार्य निकालने के लिए स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे सर कैसे, समझे नहीं? तो देखिए भाई, आपको मैंने बताया है कि किया गया कार्य इक्वल टू क्या होता है फार्मूला। तो आप कहेंगे सर W इक्वल्स टू Fs, आप ही ने तो बताया है, बल गुना विस्थापन। तो हम क्या कहते हैं कि वस्तु का कार्य होने के लिए बल भी होना जरूरी है और विस्थापन भी होना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट भी होना जरूरी है। इसी दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि वस्तु जो है ये m द्रव्यमान का एक वस्तु है। इसका द्रव्यमान कितना है सर, m है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये m द्रव्यमान का वस्तु है और ये h ऊंचाई से गिराया जा रहा है। कहाँ से गिराया जा रहा है सर, h ऊंचाई से गिराया जा रहा है। तो इसके गिराने में किया गया कार्य कितना होगा, आपको ये मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पे किया गया कार्य जो है वो किसके अधीन हो रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हो रहा है। और मैंने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपको बताया था कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। मान लीजिए कि ये आपका मार्कर है, यहाँ से हम इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, मेरे हथेली पे आ गया, तो इस पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगा और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा ये किसके बराबर होता है, तो हम कहते हैं कि सर इस मार्कर के भार के बराबर होता है। आप कहिएगा कि ये भार क्या होता है, तो जो मार्कर का द्रव्यमान होगा वो और जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों को गुणा कर देंगे तो मार्कर का भार निकल जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या अपनी ओर खींचती है, वो बल जो होता है वो वस्तु के भार के बराबर होता है। वो बल जो होता है वो क्या होता है, वस्तु के भार के बराबर होता है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है। वस्तु क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है। इसका द्रव्यमान है m और किस ऊंचाई से गिर रहा है, h ऊंचाई से गिर रहा है। तो जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है सर, गुरुत्व बल लग रहा है। क्या लग रहा है, गुरुत्व बल लग रहा है। और इस गुरुत्व बल का जो मान है वो किसके बराबर है, तो वस्तु के भार के बराबर है। भैया वस्तु का भार कैसे निकालते हैं, तो हम कहते हैं सर वस्तु का द्रव्यमान m और जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है, दोनों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, वस्तु का भार होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल टू सर mg। आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। तो हमने आपको क्या बता रहा है, हमने आपको क्या बताया कि जब वस्तु को h ऊंचाई से गिराया जाए तो यहाँ पे बल क्या होगा, तो आप कहिएगा सर बल तो यह ना होगा, mg ना होगा। मतलब हम mg लिख दिए। अब हम क्या कह रहे हैं कि वस्तु को h ऊंचाई से गिराई जाती है। भैया h ऊंचाई से गिराई जाती है तो ई पॉइंट से ई पॉइंट, तो ये दूरी ना हुआ। मतलब क्या कि ये यहाँ से यहाँ आ रहा है एक सही डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में। तो कह रहे हैं विस्थापन है इसके अंदर, क्योंकि हम कहते हैं कि किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो विस्थापन है ना इसमें। तो हम क्या कह रहे हैं कि सर इस विस्थापन को यहाँ पे s ना कह के h कह देते हैं, mgh। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब भी आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा कि किसी वस्तु को, कोई आपका m द्रव्यमान का वस्तु है और उसको एक h ऊंचाई से नीचे गिराया जा रहा है, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो आपको घबराना नहीं है। स्थितिज ऊर्जा वाला फार्मूला आपको मालूम होगा, mgh, बस वही लगा देना है, आपका किया गया कार्य निकल जाएगा। या फिर आपसे ये पूछ दे कि कोई वस्तु आपका h ऊंचाई पर है, क्या पूछ दे कि कोई वस्तु h ऊंचाई पर है, तो वहां पे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आपका वस्तु का द्रव्यमान दिया होगा। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण आपको मालूम ही है कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ना दिया होगा तो क्वेश्चन में आपको जी का वैल्यू क्या रखना है ये इंडिकेट किया होगा, तो जी का वैल्यू वहां से लेंगे। और आपसे अगर कह दे कि h ऊंचाई पर है तो mgh, वहाँ पे h ऊंचाई पर वस्तु की क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और ऐसे भी आपको मैंने पीछे के सेक्शन में बताया था कि कार्य और ऊर्जा दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो जो कार्य का डायमेंशन फार्मूला होता है वही ऊर्जा का भी डायमेंशन फार्मूला होता है। अगर हम कार्य के लिए जूल लेते हैं तो ऊर्जा के लिए भी क्या लेते हैं, जूल ही लेते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे कि चूंकि कार्य और ऊर्जा दोनों बराबर होती है, तो h ऊंचाई से जब किसी वस्तु को गिराया जाता है नीचे, तब उस गिराने के दौरान जो कार्य की जाती है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, mgh के बराबर होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। मेरे मित्र, आपका जो वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर है, जो चैप्टर को आप अभी पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है सारा चीज़ उस तरह से। और दूसरा, इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप वर्क एनर्जी एंड पावर के जो कुछ
भी फार्मूला है उसको आप अपने जुबान पे रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू से अगर मैं एक समरी देना चाहूँ आपके फार्मूला का, तो मैंने अभी तक आपको किस किस चीज़ का फार्मूला बताया है, तो ध्यान दीजिएगा। सारा फार्मूला आपका 1 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। क्या? पहला मैंने आपको कार्य के बारे में बताया, क्या कि सर कार्य जो होता है वो बल गुना विस्थापन होता है। कार्य जो क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है, या इसी को हम लोग F गुना S कहते हैं। ठीक है सर। और जब बल और विस्थापन के बीच में कोण बन रहा होता है, बल एवं विस्थापन के बीच में क्या बन रहा हो? कोण बन रहा हो, एंगल बन रहा हो। विस्थापन के बीच में कोण बन रहा हो, बीच में क्या हो सर? कि कोण बन रहा हो, तब हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं तब जो कार्य होता है वो W = Fs cos थीटा होता है। ऐसा मैंने आपको बताया था। और 3 वैल्यू आपको याद रखने हैं। क्या क्या? cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1, cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखना है कि जब बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बने तो किया गया कार्य धनात्मक होगा और ज़्यादा होगा। जब बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण बने तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। और जब बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बने तो किया गया कार्य 0 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा ही रखिएगा, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इस चीज़ को भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है सर। तो कार्य के लिए आप इस 2 चीज़ को याद रखेंगे मेरे मित्र। साथ ही साथ इसका यूनिट डायमेंशन फार्मूला बताने की जरूरत नहीं है, मैंने कई बार बताया है, आपके दिमाग में होगा वो चीज़। ना है तो मेहनत कीजिए, बगैर मेहनत के ना होगा। और हाँ, अब आपने ये भी देखा था कि सर पावर के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो शक्ति के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि W/T कार्य बटा समय, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। कार्य बटा समय, तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और आपने देखा था कि इसका यूनिट क्या होता है? वाट होता है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपके बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या कि शक्ति जो है वो किसी वस्तु पर लगे हुए बल और उस बल के लगने से जो वस्तु में वेग उत्पन्न होता है उस दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप शक्ति = बल गुना वेग, इसको भी आप याद रखिएगा। बल गुना वेग आप इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूनिट वगैरह तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे। और अभी जस्ट आपने देख ही लिया कि गतिज ऊर्जा 12 mv² और स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? आपका mgh होगा। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध p²/2m होगा। मेरे भाई, अगर वर्क, एनर्जी एंड पावर के इतने सारे पॉइंट आपके माइंड में रहते हैं तो यकीन मानो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बनाओगे और ढूंढ ढूंढ करके बनाओगे। तो उम्मीद है कि आप आज के इस सेशन को अच्छे से समझ पाए होंगे। आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक में थोड़ा सा भी डाउट रह गया होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।